So today we are going to do how to collect data and how can you pre-process it, right? So before we start the practical in Python, हम इसका थोड़ा सा theoretical background देखेंगे and then we will start the main thing कि इसको practically कैसे करना है, ठीक है? So I have given you this PDF. आप इससे खुद से एक बार रीडिंग दे सकते हैं so that you get a better understanding. बट ये बिल्कुल बेसिक्स है, अगर आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है. So data collection is the process of collecting, measuring, and analyzing different type of information using a set of standard validated techniques. तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं डेटा कलेक्शन की, डेटा क्लीनिंग की और फिर डेटा प्रोसेसिंग की. डेटा कलेक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. यहाँ पर वी हैव प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन. प्राइमरी डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है, जहां पर आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है. So primary data refers to data collected from first hand experience directly from the main source. ठीक है, जैसे अगर मुझे लोगों से पूछना है कि उनके लिए मोस्ट हेल्दी मील क्या है ना, तो मैं डायरेक्टली लोगों के पास जाके पूछ रही हूँ और फिर उनके जो आंसर्स है उसको मैं अपने डेटाबेस में फिल कर रही हूँ, तो वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन हो गया. स्टूडेंट से पूछना चाहते हो आप कि उनको अपना फ्यूचर जो है किस लाइन में दिखता है, वो आप उन स्टूडेंट से डायरेक्टली जाके पूछ रहे हो. दैट्स प्राइमरी डेटा कलेक्शन. So it refers to data that has never been used in the past and we are gathering it for our project, for our research, right? जैसे आपके पास काफी कंपनीज के फीडबैक फॉर्म्स आते हैं जो आप फिल कर रहे हो, तो वो फीडबैक फॉर्म प्राइमरी डेटा है क्योंकि हम डायरेक्ट उसको वो डेटा दे रहे हैं. अब इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी डेटा जो है वो अलग अलग तरीके से आपका रिट्रीव किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है, जिसमें कुछ क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं और कुछ क्वालिटेटिव. सो नाम से पता चल रहा है क्वांटिटेटिव, जिसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है, जहां पर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है लेकिन आप कुछ और क्वालिटी चेक कर रहे हो, किसी और तरीके से डेटा को एक्सेस कर रहे हो, तो वो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन हो जाता है. इसमें सबसे बेसिक क्या है, इंटरव्यू. किसी से डायरेक्ट जाके इंटरव्यू लेना, आप उससे वर्ड टू वर्ड फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछोगे, वो आपको आंसर देंगे. और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है क्योंकि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम कितने भी क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकते हैं उनके रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंगली. सो दैट इज इंटरव्यू. सेकेंड आपके पास हो जाता है ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब है? सो इन दिस मेथड रिसर्चर्स ऑब्जर्व अ सिचुएशन अराउंड देम, रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स. जैसे मैं किसी मार्केट में गई, मुझे मार्केट सर्विस करने की, किस मार्केट में किस दिन पे कितना क्राउड होता है, तो इस मार्केट की सेल्स कितनी होती होगी. सो आई गो टू दैट मार्केट, आई एनालाइज इट, आई सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्राउड इज देयर, आर दे परचेजिंग और दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड. सो मैं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आई एम कलेक्टिंग द डेटा. सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स हो गए, जिसमें हम लोगों को सर्वे या क्वेश्चनर देते हैं, वो फिल इन करते हैं. फोकस ग्रुप्स हो गए, ठीक है, इसमें हमारे पास हम इंटरव्यू करते हैं लेकिन नॉट अ सिंगल पर्सन, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वी आर डूइंग इट. ओरल हिस्ट्रीज हो गई, ऑल्सो इन्वॉल्व आस्किंग क्वेश्चन लाइक इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप्स ओनली, पर पास्ट के बारे में आप पूछ रहे होते हो रिगार्डिंग अ सिंगल फिनोमिना. सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स है आपके पास, जहां पर आप ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज कर रहे होते हो. तो ऑलरेडी डेटा कहाँ पे कलेक्टेड है, वो इंटरनेट पे हो सकता है, ठीक है, जैसे आजकल हम हर जगह से डेटा ले सकते हैं इंटरनेट पे. आपके पास जो इतनी सारी एड्स आती हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इवन यूट्यूब पे, सो वो एड्स भी आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से आती है. तो कहीं से तो आपका डेटा ले ही रहा है ना कि आप किस तरह की वीडियोस देखते हो, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हो. अगर आपने अपना माइक्रोफोन एक्सेस अलाउ किया होगा, देखो आपके पास ऑप्शन आती है कि आपको अपना माइक्रोफोन एक्सेस उस ऐप को अलाउ करना है फॉर एवर या फिर ओनली व्हेन द ऐप इज इन यूज, राइट? सो वी हैव दैट ऑप्शन. तो अगर आपने उसको फॉर एवर किया हुआ है तो यू वोंट बिलीव कि अगर आप आपस में बात भी कर रहे होगे ना कि मुझे ना यार समर ट्रेनिंग करनी है या मुझे इंटर्नशिप करनी है, तो होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलोगे या इवन यूट्यूब खोलोगे तो आपके पास एड्स ही सारी वही वाली आने लग जाएंगी. हुआ है किसी के साथ ऐसा? एनीबडी हैज गॉन थ्रू दिस? होता है ना ऐसा कि हम कोई चीज ऐसे देख रहे होते हैं या किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और जैसे ही हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलते हैं हमें उसी टॉपिक के ऊपर एड्स दिखाना शुरू कर देता है वो. इट हैपेंस, है ना? सो दैट इज बिकॉज इट इज कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम योर माइक्रोफोन. आपको पता भी नहीं है पर आपने वो भूल गए आप अपने फोन में ऑप्शन चूज करना कि कभी यूज हो जब ऐप यूज हो रही है. सो आई फॉरगॉट टू चूज दैट ऑप्शन. आई फॉरगॉट टू चूज दैट ऑप्शन, बट उसका मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि अब वो एवरी टाइम इट्स लिसनिंग टू मी एंड वट एवर आई एम सेइंग इट्स डेटा फॉर देम. है ना? आप जो भी बातें कर रहे हो, आप जो भी डिस्कस कर रहे हो, उनके लिए डेटा है बिकॉज दे रिकॉर्डिंग एवरीथिंग. आप गूगल मैप जब भी यूज करते हो, आप कोई जगह पर सर्च करके वहां जाते हो, उसको सब पता है कि आप किस दिन कहाँ गए थे.
That is also data. So we are generating huge of data on your internet every second, I would say. Every day we नहीं कह सकते. Every second we are generating so much of data on the internet, right? So there is a large pool of free and paid research resources that can be easily accessed on the internet. Government archives, there is a lot of data available from government archives that you can make use of. गवर्नमेंट फाइल्स हैं जो आप जो वो देते हैं आप कि हाँ इस डेटा को आप स्टडी कर सकते हो तो वहां से हम डेटा ले सकते हैं लाइब्रेरीज से डेटा ले सकते हैं ठीक है सो डेटा कलेक्ट तो कर लिया डेटा कलेक्ट करने के बाद आएगा आपका डेटा प्रिपरेशन ठीक है सो डेटा प्रिपरेशन के बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी है सो अब इसको प्रिपरेशन बोलो या प्री प्रोसेसिंग बोलो कि बिफोर इट इज एक्चुअली प्रोसेस यू हैव टू प्रिपेयर इट मींस यू हैव टू प्री प्रोसेस इट So it describes any type of processing performed on raw data to prepare it another data processing procedure. So raw data को आपको एक structured data के form में लेकर आना है ताकि वो further data processing के लिए use हो सके. So data pre-processing transforms the data into a format that is more easily and effectively processed in data mining, machine learning and other data science tasks. ठीक है? तो अब वो हम कैसे करते हैं? So there are several different tools and methods used for this. पहला है सैम्पलिंग विच सिलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ डेटा कि भाई अब मेरे पास मुझे स्टडी करना है कि दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा स्नैक टाइम में क्या खाने में अच्छा लगता है ना अभी टाइम वही है हमारी क्लास का टाइम जो चल रहा है स्नैक टाइम सो क्या अच्छा लगता है तो अब मेरे पास तो दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है अब मैं 2.5 करोड़ लोगों से तो जाके नहीं पूछूंगी ना आई विल सैम्पल आउट आई आस्क सर्टन पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि भाई आप क्या खाना पसंद करते हो आप समोसे खाते हो या टिक्की खाते हो या बिस्किट खाते हो व्हाटएवर सो वी सैंपल द डेटा ठीक है सो ऐसे ही हम डिफरेंट स्कूल्स के बारे में कुछ पता कर रहे हैं तो वो हम सिलेक्टेड अब सारे गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स को कंपेयर कर रहे हो तो आप हर प्राइवेट स्कूल में नहीं जाओगे हर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाओगे आई कैन चूज एनी 5 गवर्नमेंट स्कूल आई कैन चूज एनी 5 प्राइवेट स्कूल्स एंड आई कैन गो एंड आस्क देम द क्वेश्चंस सो दैट इज सैम्पलिंग ऑफ डेटा then transformation which manipulates raw data to produce a single input ताकि आप उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर कर सको डीनॉइजिंग का मतलब क्या है मतलब जिस डेटा का कोई यूज ही नहीं है हमारे पास डेटा तो बहुत सारा आ रहा है पर उसमें से काफी डेटा ऐसा होगा जिसका कोई यूज ही नहीं है तो उसको हटाना उसे कहते हैं डीनॉइजिंग imputation which synthesizes statistically relevant data for missing values अब जैसे कुछ एज है कहीं पर कुछ लोगों ने अपनी एज बताई ही नहीं है तो वहां पर एज लिखी ही नहीं हुई अब लिखी ना होना या NA लिखा होना वो डेटाबेस में प्रोसेस नहीं हो सकता ना तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किसी ऐसी वैल्यू से जिसको हम स्टैटिस्टिकली अगर यूज करें तो हमारे रिजल्ट्स में फर्क ना पड़े ठीक है तो उन मिसिंग वैल्यूज को कैसे डील करना है दैट इज ऑल्सो वी चेक इन दिस नॉर्मलाइजेशन विच ऑर्गेनाइजेस डेटा फॉर मोर एफिशिएंट एक्सेस ये आपने डेटाबेस में पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन क्या होता है सो इट्स द सेम थिंग सो डेटाबेस बना रहे हो तो नॉर्मलाइज तो करोगे ही फीचर एक्सट्रैक्शन विच पुल्स आउट अ रेलेवेंट फीचर सबसेट दैट इज सिग्निफिकेंट इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट कि कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर काम के लिए यूज होगा तो वहां से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं सो ये सब प्री प्रोसेसिंग में हो जाना चाहिए सो इसके की स्टेप्स क्या होंगे डेटा प्रोफाइलिंग डेटा प्रोफाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एनालाइजिंग एंड रिव्यूइंग डेटा to collect statistics about its quality कि डेटा कैसा है whether it is reliable whether it is good whether it is clean or not it starts with a survey of existing data and its characteristics data scientists identify data sets that are pertinent to the problem at hand inventory its significant attributes and form a hypothesis of features that might be relevant for the proposed analytic of machine learning task तो वो इसमें एनालाइज करते हैं कि जो डेटा हमें यहाँ से मिल रहा है वो हमारी जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है जिस प्रॉब्लम के लिए हम इस डेटा को स्टडी कर रहे हैं उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता एंड अकॉर्डिंगली वी गो फर्दर विद इट then is data cleansing the aim here is to find the easiest way to rectify quality issues such as eliminating bad data filling in the missing data or otherwise ensuring the raw data is suitable for feature engineering कि आगे इस पे काम हो सकता है डेटा रिडक्शन रॉ डेटा सेट्स ऑफन इंक्लूड रिडंडेंट डेटा मतलब सेम चीज बहुत बार रिपीटेड होती है रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट डेटा होता है ठीक है तो वो डेटा रिमूव करना भी आपका प्री प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है सो डेटा रिडक्शन यूजेस टेक्निक्स लाइक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टू ट्रांसफॉर्म द रॉ डेटा इनटू अ सिंपलर फॉर्म सुटेबल फॉर पर्टिकुलर यूज केसेस ये आप करोगे आगे आगे जैसे पढ़ते जाओगे फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया यहाँ पर आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करते हो ठीक है then you have data enrichment in this step data scientists apply the various feature engineering libraries
to the data to affect the desired transformations. ये तो काफी आगे का काम है which you will be doing. And then data validation, whether the data is valid or not. जैसे अब मार्क्स का कॉलम है तो मार्क्स में 0 से 100 तक ही वैल्यू होनी चाहिए ना, उसके अलावा कुछ अगर है तो मतलब वो डेटा वैलिड ही नहीं है. सो हमें एक्यूरेसी भी चेक करनी है कि अगर हमारी कोई कंडीशंस है, हमारे कोई डोमेन्स है, तो आपका डेटा उसके अंदर लाई करता है या नहीं करता है. ठीक है. सो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर बेसिकली तीन चीजें आ गई: डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रिडक्शन. डेटा क्लीनिंग में मिसिंग डेटा, अगर डेटा मिसिंग है तो या तो हम कर सकते हैं कि भाई उस टपल को ही इग्नोर कर दो अगर उसमें कोई वैल्यू फिल नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो हम फाइंड आउट करेंगे कि वहां क्या फिल होना चाहिए. ठीक है. नॉइजी डेटा, नॉइजी डेटा को हम हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स: बाइंडिंग मेथड, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग. दिस यू विल स्टडी लेटर. देन यू हैव डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें नॉर्मलाइजेशन करेंगे, एट्रीब्यूट सिलेक्शन, कौन कौन से कॉलम्स आपको रखने हैं. ठीक है. डिस्क्रिटाइजेशन करेंगे, कंसेप्ट हायरार्की जनरेशन करेंगे, कौन सा किस टेबल में आएगा, कौन सा पेरेंट टेबल होगा, कौन सा चाइल्ड टेबल होगा. दैट इज ऑल यू हैव टू डिसाइड हियर. डेटा क्यूब एग्रीगेशन, एट्रीब्यूट सबसेट कलेक्शन, न्यूमेरोसिटी रिडक्शन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन. ये सब आप समझोगे जब हम इसको पढ़ेंगे, अभी इसको देख के आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी. ठीक है. सो ये हमारे मेजर टास्क है प्री प्रोसेसिंग के: क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, रिडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. इसी को यहाँ डायग्राम से शो किया हुआ है. ठीक है. सेम थिंग. फाइन. सो मशीन लर्निंग प्रोसेस स्टेप्स इन डेटा प्रोसेसिंग. अब आता है हमारा प्रैक्टिकल. Practical में import the libraries, then you have to import the data set, check out the missing values, see the categorical values, splitting the data set into training and test data, and then feature scaling. Right? So ये steps हम करेंगे एक एक करके. तो आज हम शुरू करते हैं by importing the libraries. तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी लाइब्रेरी यूज करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे डेटा को हम इंपोर्ट करेंगे, एंड देन हाउ आर वी गोइंग टू वर्क ऑन इट. सो यहाँ पर हम एक numpy यूज कर रहे हैं, पांडास यूज करें. जब आप पांडास यूज करते हो तो नंपाई अपने आप आ जाता है. देयर विल बी मैटप्लॉटलिब, देयर विल बी सीबॉर्न. हम ये सारी लाइब्रेरीज इस कोर्स के अंदर करेंगे. ठीक है. सो वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. राइट. सो चलिए शुरू करते हैं. सीधा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, थ्योरी क्या देखनी. ठीक है. सो डायरेक्टली लेट्स बिगिन विद इट. तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? पाइथन होनी चाहिए. ठीक है. सो पाइथन का सिंटेक्स बहुत इजी है. जिनको पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती वो भी इसको कर सकते हैं यहीं से. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको ये लग रहा होगा किसी को भी कि मैम हमने पाइथन नहीं की हुई तो हम कैसे करेंगे, सो डज नॉट मैटर. इट्स वेरी इजी. तो जो पार्ट मैं भी कराऊंगी वो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा. सो डोंट वरी. तो अगर आपके पास पाइथन नहीं है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो पाइथन डाउनलोड करनी है. ठीक है. पाइथन डाउनलोड. सो वी विल डाउनलोड पाइथन. ठीक है. पाइथन की साइट से ही आप डाउनलोड करेंगे. पाइथन इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो फ्री में अवेलेबल है. कुछ भी आपको पे नहीं करना होता है इसके लिए. आप सिर्फ यहाँ पे जाकर डाउनलोड करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली. लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेंगे. ठीक है. सो अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है? 3.1 3.5. राइट. ओपन सोर्स है तो इसलिए इसमें काम चलता रहता है. नए रिलीजेस निकलते हैं, सॉरी निकलते रहते हैं. ठीक है. Once you have installed Python, you can open Python by going to your software and selecting IDLE. So आप IDLE पे जाएंगे और आपके पास Python IDLE ओपन होके आ जाएगा. ठीक है. सो Python जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है उसके अंदर पहले से ये पांडास वगैरह हमारे पास नहीं होता. वी डोंट हैव दैट. ठीक है. हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है इफ यू हैव टू वर्क ऑन इट. तो यहाँ पे पहले से तो मेरे पास पांडास है नहीं. तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डॉस प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा. सो डॉस प्रॉम्प्ट सबको पता है, CMD है ना. यहाँ पर जाकर अगर आप क्या लिखते हो? CMD, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं. अगर कोई मैकबुक यूज कर रहा है तो आप टर्मिनल पे जाओगे. ठीक है. सो टर्मिनल, और यहाँ पर विंडोज में CMD, लिनक्स में भी आई थिंक CMD ही कहते हैं. सो आप यहाँ CMD पे आ गए. यहाँ पर आपको कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल पांडास. जब हम पांडास इंस्टॉल करते हैं तो numpy अपने आप इंस्टॉल हो जाता है. आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती. बट कमांड उसकी भी वही है, पिप इंस्टॉल numpy. ठीक है. बट इफ यू आर इंस्टॉलिंग पांडास, इट इज इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली.
मैटप्लॉटलिब और सीबॉन आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो तरीका सेम ही है, पिप इंस्टॉल एंड देन नेम ऑफ द लाइब्रेरी। मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो वो कह देगा कि योर रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, वी ऑलरेडी हैव इट। ठीक है, सो वो तो है यहाँ पर, तो हम इसका काम खत्म करते हैं, इसको हमें जरूरत नहीं है। हम आ जाते हैं पाइथन में, बट बिफोर आई गो टू पाइथन, आप डेटा लाओगे कहाँ से? ठीक है, डेटा अगर मैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा लेने बैठी, तो मेरे को तो हर किसी के पास जाके डेटा पूछना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर मुझे उसको टेबल में डालना पड़ेगा, फिर मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगी। सो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना? तो हम सेकेंडरी डेटा देखते हैं कहीं से। सेकेंडरी डेटा लेने का बेस्ट जो है आपके पास सोर्स, वो है कैगल। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड कैगल। ठीक है, तो आप कैगल वेबसाइट ओपन करेंगे और इसमें से आप क्या चाहते हैं? डेटा सेट्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो डेटा चाहिए वो CSV फाइल में चाहिए। कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ CSV? आप में से कोई मुझे CSV की फुल फॉर्म बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? यस विशिष्ट, अभी तक थ्योरी ही कवर की है, अभी प्रैक्टिकल ये पहला कर रहे हो। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, सो इट्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सो CSV फाइल्स होती हैं जहां पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं आपके पास। ठीक है, सो उस फॉर्म में आपके पास यहाँ पर डेटा सेट्स अवेलेबल है। एज यू कैन सी, यू हैव सो मेनी डेटा सेट्स अवेलेबल ओवर है। अब जैसे ये है 2025 का इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेसिफिकेशंस डेटा सेट, तो यही करके देख लेते हैं। ये भी है नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स कस्टमर चर्न डेटा सेट, सोशल मीडिया एंगेजमेंट डेटा सेट, ग्लोबल स्टूडेंट माइग्रेशन एंड हायर एजुकेशन ट्रेंड्स। इसके ऊपर भी हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं ना, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। डेटा साइंस, AI एंड ML जॉब सैलरीज इन 2025, चलो यही करके देखते हैं ना, पता तो चले क्या सैलरीज चल रही है। अपडेटेड 8 days ago. So let's open this, and then you have an option over here to डाउनलोड। ठीक है, सो आपने यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक किया, हमको CSV फाइल डाउनलोड करनी है ना, ये रही। So we have to download, we don't have to download any code, we just need to download the CSV file. So make sure you download the salaries.csv, ये download का बटन इसका इधर है। So I click on this, साइन इन कराएगा, करा लो साइन इन। ठीक है, so it will be downloaded. So आप देख रहे हो जैसे ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड हुई, इस पे आप आइकन देख रहे हो कौन सा आ रहा है? ये एक्सेल का आइकन आ रहा है ना? तो आप इसको एक्सेल में भी ओपन कर सकते हो, और आप इसे नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में भी ओपन कर सकते हो। अगर आप इसको एज अ टेक्स्ट फाइल ओपन करोगे तो वैल्यूज के बीच में कॉमास 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 आ जाएंगे, और अगर एक्सेल में ओपन करते हो तो इट विल कम लाइक दिस, वेयर यू हैव कॉलम्स लाइक दिस। तो ठीक है, बहुत ज्यादा कॉलम नहीं है इसमें। यहाँ पर आपके पास है वर्क ईयर, then you have experience level, then we have employment type, this is job title। ये जो सैलरी दी हुई है ये आपकी एनुअल सैलरी दी हुई है, बिकॉज इट इज इन US डॉलर्स। ठीक है, सो सैलरी इन USD जो है आपकी, दैट इज 1,32,600 US डॉलर्स, इज अ लॉट। मतलब अच्छी खासी सैलरी होती है US में। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट करके देख लो। अपनी इंडियन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 132600 डॉलर का प्राइस कितना है? 90 कितना चल रहा है?
80, 75-80 चल रहा है ना। सो अभी देखो इसकी एवरेज हम निकाल सकते हैं कि एवरेज सैलरी कितनी है। हमारे पास यहाँ 3 लाख वाले भी हैं, 2 लाख वाले भी। ये कौन है? मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। सो वी कैन सी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की जो सैलरी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डेटा साइंटिस्ट। देन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की भी है 1 लाख 1 लाख 30 हजार। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। मैनेजर्स वगैरह की देखो कुछ भी नहीं है। सो वी हैव जो मशीन लर्निंग वाले हैं, जो डेटा इंजीनियर्स हैं, उनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं। तो अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो, हम एवरेज ले लेते हैं कि 1 लाख 35 हजार ये डेटा साइंटिस्ट की है। 1 लाख 35 हजार। और अगर आप यहाँ पर अभी देखते हो यूएसडी, यूएसडी टू इंडिया, इंडियन रुपीस, it's 85.67. And if I do 85.67 multiplied by 1 लाख 30 हजार. So how much is this? This is 100,000, lakh, 10 lakh, crore. 1 crore 11 lakh 37,100. That would be annual salary. So 1 करोड़ ये तो सैलरी है। पैकेज का आप कह दो, इसका हम कह सकते हैं कि 1-2 करोड़ का पैकेज होगा। हाँ, ये डेटा सेट्स वैलिड होते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं कि किसी ने भी भर के कुछ भी डाल दिया। ठीक है। सो ये डेटा सेट्स वैलिड होते हैं। अब हमने इसको जो किया है अभी, हमारा ये कहाँ पे सेव हुआ है? चलो हम सैलरीज देख के खुश तो हो गए, दैट इज अनदर थिंग। पर अभी हमें इसको रीड करना है। अब हम इसको रीड करना चाहते हैं। इसका नाम है salaries.csv। हमने कोई चेंज किया ही नहीं भाई, सो डोंट सेव, वी हैव नॉट मेड एनी चेंजेस टू दिस। हम इसको अपने एक फोल्डर में सेव कर लेते हैं ताकि हम वहां से इसको अपने प्रोग्राम में अब एक्सेस कर सकें। ठीक है। सो आई वांट टू एक्सेस इट इन माय प्रोग्राम। तो व्हाट आई डू, आई एम गोइंग टू सेव इट इन माय फोल्डर। हम एक फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स और अपनी सारी फाइल्स रखेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ से जाकर डाउनलोड्स में से पहले अपनी इस फाइल को उठा लिया, सैलरीज वाली को, राइट क्लिक किया, and, कॉपी किया, एंड नाउ आई गो टू डी ड्राइव। डी ड्राइव में हम अपना एक नया फोल्डर बना लेते हैं, डेटा साइंस। डेटा साइंस फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। सो salaries.csv हो गया। अब हम चलते हैं अपनी पाइथन। सो दिस इज योर पाइथन। यहाँ पर जाकर आपने फाइल पे, न्यू फाइल पे क्लिक किया। यहाँ पर मैंने लिखा import pandas as pd। ठीक है। सो pandas को हमने इंपोर्ट किया। as pd क्या है? अलायस। आपको सब जगह पूरा pandas लिखना पड़ेगा। आप पूरा वर्ड pandas ना लिखो तो आप उसके लिए एक छोटा निकनेम दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ as कीवर्ड, जिसे हम अलायस भी कहते हैं। सो import pandas as pd से हमने एक अलायस दे दिया pd। अब क्या होगा, आप इसको रीड करना चाहते हो इन अ डेटा फ्रेम। ठीक है। डेटा फ्रेम क्या होता है? टेबल। टू, इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। अगली क्लास में मैं आपको पूरा डेटा फ्रेम कराऊंगी डिटेल में। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि डेटा फ्रेम क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। अब इसको रीड करना बहुत ही ईजी है। आपको क्या लिखना है? सिर्फ pd.read_csv एंड देन राइट द नेम ऑफ द फाइल, salaries.csv. It's that simple. And then you want to print the data frame, so print here. Can you imagine? कितना इजी है। अगर ये कोई और लैंग्वेज होती, चाहे ये जावा हो, सी प्लस प्लस हो, तो आपको कितना सारा कोड लिखना पड़ता एक फाइल का डेटा रीड करके लाने के लिए। बट पांडास के साथ इट इज सो इजी कि आपने सिर्फ 3 लाइंस का कोड लिखा है ना। और वो 3 लाइंस में भी एक लाइन तो इम्पोर्ट ही है। सो डेटा साइंस वाले फोल्डर में हमने salaries.csv सेव किया था, इसको भी हम उसी में सेव कर रहे हैं। तो उसका नाम दे दिया मैंने PRJ1 बाय डिफॉल्ट।
एक्सटेंशन जो होती है वो .py होती है, सो इट इज सेव्ड एज prj1.py. ठीक है, सो import pandas as pd. df is equal to pd dot read underscore csv salaries dot csv. अब इसको सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं. सो जब हमने इसको रन किया, अब वहां से वो सारा डेटा रीड करके आएगा, विच कुड बी लॉन्ग. आई डेंट सी कि उसमें कितनी रोज थी, पर जितनी रोज थी कितनी थी देखो, 1,36,757 रोज है और 11 कॉलम्स है. सो 1,36,000 रोज मेरे को इतनी रीड नहीं करनी, मैं सिर्फ पहली 100 रीड करना चाहती हूँ. दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. जब आप रीड करते हो, आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको कितनी रीड करनी है. सो मैंने बता दिया n रोज इज इक्वल टू 100. सो नाउ इट्स गोइंग टू रीड ओनली 100 रोज. 100 रोज भी दिखाने की जगह नहीं है, तो उसने यहाँ पर 0 से लेके ऐसे 99 तक ही दिखा दिया. ये जो नंबर्स आ रहे हैं इनको हम इंडेक्स कहते हैं. तो जो पहली रो है उसका इंडेक्स होगा 0, जो सेकंड रो होगी उसका इंडेक्स होगा 1, फिर आपके पास इंडेक्स होगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 99 वी हैव इट. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कॉलम्स क्या क्या है, यहाँ पे सबके नाम नहीं दिख पा रहे. तो डेटा फ्रेम का हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है df डॉट कॉलम्स, जिसकी हेल्प से आप नेम ऑफ कॉलम्स देख सकते हो कौन कौन से. बट लेट्स से कि मैं यहाँ से फेच करना चाहती हूँ फ्यू कॉलम्स. आई डोंट वांट टू फेच ऑल ऑफ देम, और उसके लिए मुझे पहले पता तो होना चाहिए कि कॉलम्स के नाम है क्या. सो मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया df डॉट कॉलम्स जस्ट टू सी कि कॉलम्स के नाम क्या है. सो कॉलम्स के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. पाइथन केस सेंसिटिव है, तो जो स्मॉल लेटर्स है वहां आप स्मॉल ही लिखोगे, जहां कैपिटल होगा वहां कैपिटल लिखना पड़ेगा. सो इसमें मेरे पास 11 कॉलम है. वर्क ईयर, एक्सपीरियंस लेवल, एम्प्लॉयमेंट टाइप, जॉब टाइटल, सैलरी, सैलरी करेंसी, सैलरी इन यूएसडी, एम्प्लॉय रेसिडेंस, रिमोट रेशो, कंपनी लोकेशन, कंपनी साइज. ठीक है, तो मान लो इसमें से मुझे क्या चाहिए, इसमें से मुझे सिर्फ चाहिए एक्सपीरियंस लेवल, ठीक है, जॉब टाइटल और सैलरी. मान लो कि मुझे सिर्फ ये 3 चीजें ही चाहिए. कौन सी? एक्सपीरियंस लेवल जो कि आपका सेकंड कॉलम है, ठीक है, फिर है जॉब टाइटल जो कि मेरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम है, और सैलरी. सो 3 कॉलम्स मैं चाहती हूँ, एक्सपीरियंस लेवल, जॉब टाइटल एंड सैलरी. एक्सपीरियंस लेवल, जॉब टाइटल एंड सैलरी. सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमारी फाइल थी ये, अब ये जो आपका डेटा फ्रेम है, जो डेटा फ्रेम फेच होकर आया है, इसमें से आप सिर्फ 3 कॉलम्स ही चाहते हो. तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, न्यू df इज इक्वल टू df, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, इसके अंदर मैं अपने कॉलम्स के नाम दे दूंगी. सो एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, बट आई डोंट वांट एम्प्लॉयमेंट टाइप. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट, क्योंकि हमें अब देखना है कि हमें अपने एनालिसिस में क्या क्या चाहिए. सो डू वी नीड एनीथिंग इन द एनालिसिस और नॉट? इफ वी नीड इट वी विल कीप इट, इफ वी डोंट नीड वी डोंट कीप इट. ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया. सो df के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर फर्दर एक स्क्वायर ब्रैकेट है टू मार्क अ लिस्ट. उस लिस्ट के अंदर मैंने 3 कॉलम्स के नाम दिए हैं, एक्सपीरियंस लेवल, जॉब टाइटल, सैलरी. अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगी ndf को और आप इसको रन कराओगे, तो आप देखोगे कि आपके पास सिर्फ ये 3 कॉलम्स का डेटा आ रहा है. सो आई एम गेटिंग द एक्सपीरियंस लेवल, आई एम गेटिंग द जॉब टाइटल, आई एम गेटिंग द सैलरी. ठीक है, ये तो हो गया कि हम किस तरह से सिर्फ वो डेटा फेच कर सकते हैं जो हमें चाहिए. इसमें से आपको अगर ये देखना है कि कोई ब्लैंक तो नहीं है, ठीक है, कहीं पे एनए तो नहीं है, मतलब यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा वैसे कि कोई ब्लैंक है, बट यू कैन सी इफ देयर इज एनी ब्लैंक वैल्यू, तो वो 0 से फिल हो जाए, समथिंग लाइक दैट. अगर आपको वो करना हो, तो हमारे पास एक फिल एन ए नाम का फंक्शन होता है डेटा फ्रेम के साथ. ठीक है, सो इफ यू वांट टू गो थ्रू द थ्योरी ऑफ दिस, तो पाइथन की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी सर्च करोगे, डीलिंग विद नल वैल्यूज इन पाइथन. वैसे तो आपके नोट्स में भी है, ठीक है, तो आप अपने नोट से भी पढ़ सकते हो, जो फाइल मैंने आपके साथ शेयर की हुई है. सो व्हेन यू राइट डीलिंग विद नल वैल्यूज इन पाइथन, इट विल शो यू हाउ टू डील विद. ठीक है, तो हमारे पास इज नल, नॉट नल एंड फिल एनए नाम का एक फंक्शन होता है. सो जो फिल एनए फंक्शन है वो बेसिकली आपको बताता है कि जहां जहां पे नल है उस जगह पर आपको क्या फिल करना है. ठीक है, सो फिल एन ए कैसे यूज होगा, नल वैल्यूज इन
डेटा फ्रेम इन पाइथन, क्योंकि नल वैल्यूज अदरवाइज भी होती है। ठीक है, सो वी हैव टू स्पेसिफिकली डील विद द डेटा फ्रेम, क्योंकि उसमें आपका डेटा एज अ टेबल फेच होके आ रहा है। सो दिस इज योर फंक्शन फिल एन ए। ठीक है, अगर आप अपने इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको फिल एन ए का यूज दिखाया होगा। सो चेक आउट द मिसिंग वैल्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा सेट डॉट इज नल डॉट सम। अब इज नल किस लिए यूज हो रहा है? टू चेक कहीं पे मिसिंग वैल्यू है या नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये नल वैल्यूज को छोड़ देगा, जो नल वैल्यूज नहीं है सिर्फ उनका सम करेगा। So the concept of missing values is important to understand in order to successfully manage data. If the missing values are not handled properly by the researcher, then he or she may end up drawing an inaccurate inference about the data. So due to improper handling, the result obtained by the researcher will differ from ones where the missing values are present. तो हमें यहाँ पर is null dot sum लिखने से क्या होगा कि जो null values है वो count ही नहीं होंगी sum में। The strategy can be applied on a feature which has numeric data like year column और home team goal column. तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको याद होगा जब आप स्कूल में थे और अगर कभी आपका कोई वीकली टेस्ट होता था या यूनिट टेस्ट होता था और वो मिस हो जाता था, है ना, और हम उसकी लीव सबमिट कर देते थे, मेडिकल लीव या कोई रीजन की, एक जेन्युइन रीजन है कि बच्चा पेपर क्यों नहीं दे पाया, तो उसके बाकी के जितने पेपर्स उसने दिए होते थे उसके हिसाब से एवरेज मार्क्स उसमें लगा दिए जाते थे। होता है ना ऐसे? होता था ना ऐसे कि जो हमारे बाकी के पेपर्स हैं उसके हिसाब से एवरेज मार्क्स लगा दिए जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो मिसिंग वैल्यू है, जहां पर वैल्यू है ही नहीं है हमारे पास, उस जगह पर हम उसको मीन मीडियन या मोड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कोई और वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि डेटा क्या है और उसके ऊपर ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको देखना है कि कोई नल वैल्यू है या नहीं। सो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? आपके पास एक फंक्शन है ड्रॉप एन ए। सो या तो हम फिल करते हैं या हम ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ड्रॉप एनए का क्या मतलब है? ड्रॉप एनए मतलब जहां जहां पर भी नल मिलेगा उसको वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। सो आई शो यू दिस थिंग, हम एक बार करके देखते हैं तो आपको समझ आएगा, बट आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई हमारे पास नल वैल्यू है जो डेटा सेट हमने लिया है, बट लेट्स चेक। सो इफ आई राइट हियर प्रिंट ndf dot is null dot sum, save, execute। जो कोई भी नहीं है हमारे पास, 0 0 0, दैट मीन्स हमारे पास नल कोई भी नहीं है एक्सपीरियंस लेवल में, नल कहीं पे भी नहीं है जॉब टाइटल में, नल कहीं पे भी नहीं है सैलरी में। सो वी डोंट हैव नल। बट मैं आपको खुद से एक डेटा फ्रेम क्रिएट करके दिखाती हूँ यहीं पे। सो ये जो है ये स्क्रिप्ट मोड है। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में हम डायरेक्ट यहीं पे कमांड सीख सकते हैं। सो मैंने लिखा इम्पोर्ट pandas एज pd। अब यहाँ पर आप डेटा फ्रेम बना रहे हो। डेटा फ्रेम बनाने का मैं आपको भी दिखा रही हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगी डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। अभी यू कैन सी इन द शॉर्टकट। आपको जब खुद से डेटा फ्रेम बनाना हो, जो आप किसी सीएसवी फाइल से नहीं ला रहे हो, तो आप कैसे लिखते हो, pd डॉट डेटा फ्रेम, इसमें डी और एफ कैपिटल है, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं अपने कॉलम का टाइटल लिखूंगी, जैसे कि एडमिशन नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आई विल मेंशन दी admission numbers, right, like this. Then I will give the name. I give name like ABC, PQR, and then XYZ. Then I give the marks in English. Then I give marks in science. इसके marks है नहीं मेरे पास। So give it like this. Marks in maths. I don't know इसके maths में कितने marks हैं। I don't know इसके maths में कितने marks हैं। So something like this. This is my data. ठीक है, now if I show this data frame to you, so ये आ रहा है मेरे पास।
अब यहां पर मैं सेम फंक्शन लगाती हूँ, क्या, df डॉट इज नल। सो आप देख रहे हो जहां पर नल है वहां पे ट्रू आ रहा है, और जहां पे नल नहीं है वहां पे फॉल्स आ रहा है। तो 3 जगह पे मेरे पास ट्रू था, पर मैं इसका टोटल देखना चाहती हूँ कि किस कॉलम में कितना है। तो आपने लिखा इज नल सम। सो ये दिखा रहा है कि एडमिशन नंबर कॉलम में मेरे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है, नेम में मेरे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है, इंग्लिश में मेरे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है, साइंस में 1 है, मैथ्स में 2 है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस रो को डिलीट कर दूं, 2 ऑप्शन थी ना क्लीनिंग में कि या तो ड्रॉप कर दो, वो ट्रिपल ही हटा दो जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है, या फिर आप उसको फिल कर दो किसी और नंबर से, है ना। सो वी कैन डू दैट। सो या हम उसको किसी और नंबर से फिल कर दें, या फिर हम उसको टोटली ड्रॉप कर दें। सो वी हैव 2 ऑप्शंस। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, ड्रॉप करोगे तो ये रोज ही डिलीट हो जाएंगे। सो इफ यू डिलीट, लाइक इफ यू राइट ड्रॉप NA, सो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 2 रोज। रो नंबर 2 में कोई नल वैल्यू नहीं थी, और रो नंबर 4 में कोई नल वैल्यू नहीं थी। 0 में थी, 1 में थी, 3 में थी, तो वो तीनों रोज ही डिलीट हो गई, है ना। वो तीनों रोज ही डिलीट हो गई, पर ये तो मुझे यहाँ पर नहीं सुटेबल लग रहा, नहीं ऐसे तो रोज चले जाएंगे, बच्चे गायब हो गए, अगर एक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं तो हमने बच्चे ही हटा दिया। तो ये तो नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे ये नहीं चाहिए, तो दूसरी ऑप्शन है क्या है, आप लिख सकते हो df डॉट फिल NA, एंड हियर यू कैन गिव द वैल्यू, आपको वहां पर क्या पुट करनी है। सो इफ यू राइट लाइक दिस, तो जहां जहां पर नल था वहां पे 0 आ गया, बाकी का डेटा वैसे ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। सो जहां पर भी आपका डेटा जो था वो ब्लैंक था, वहां पर 0 आ गया, और आप देख रहे हो कि वो इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जहां पे भी नल वैल्यू होती है वो उसको एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से रिप्लेस करता है। आप 0 लिखोगे तो भी 0.0 ही आएगा। So data types you have to see when you have to perform calculations, but this is how it works. So अब यहाँ पर 0 आ गया। आप कहते हो कि नहीं मैम, आप तो कह रहे थे कि जो एवरेज है वो आनी चाहिए, एवरेज मार्क्स आने चाहिए, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सब कैलकुलेशंस पर डिपेंड करता है कि कैसे निकालते हैं। सो फर्स्ट यू कैन फाइंड द एवरेज एंड देन यू कैन यूज फिल NA टू फिल इट। ठीक है, बट अभी के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंस समझना है, ड्रॉप NA का और फिल NA का। सो ड्रॉप NA का मतलब है कि टोटली रिमूव इट, है ना, उस चीज को हटा ही दो वहां से, जिस रो में मिसिंग वैल्यूज है हमने वो रोज ही हटा दी, और जिस रोज में आपके पास मिसिंग वैल्यूज नहीं है, ठीक है, उनको रखा। लेकिन फिल एने में क्या होता है कि जहां मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, जहां पे मिसिंग वैल्यूज हैं उनकी जगह पर आप कोई अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो। ठीक है, सो यू कैन डू दैट। बाकी पाइथन आपका बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे ऑपरेशंस आप इस पे कर सकते हो, जैसे मैं सिर्फ अभी डिस्क्राइब लिख रही हूँ, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये आपको सैलरी का काउंट भी बता रहा है, जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी सिर्फ डिस्क्राइब फंक्शन कॉल करने से। इट्स टेलिंग मी आई हैव 100 रिकॉर्ड्स, मीन एवरेज सैलरी कितनी आ रही है, 149137, standard deviation is this, minimum salary is 21,000, maximum is 3,43,100, these are quartiles in stats। ठीक है, इन सबका क्या मीनिंग होता है, कि क्या डिपेक्ट करते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वी विल बी स्टडिंग। ठीक है, एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे हम। बट अभी आपने देखा कि डेटा कैसे आता है, कैसे इस पे हम काम कर सकते हैं। अब आपको मुझे काम, मतलब मैंने आपको काम देना है, हर क्लास के बाद आपको एक टास्क मिलेगा करने के लिए। सो अभी आप बहुत ज्यादा टास्क तो नहीं कर पाओगे, तो आप अभी क्या कर सकते हो, एक तो आपका टास्क है पांडास वगैरह सब सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लो। दूसरा आपका जो टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि डेटा कैगल से कोई भी डाउनलोड करो, ठीक है, जो आपको मीनिंगफुल लगे। जैसे मैंने यहाँ से कुछ कॉलम्स फेच किए, वैसे आप कुछ कॉलम्स फेच करो, और उसके ऊपर आप लगाओगे बुलियन इंडेक्सिंग। जैसे मान लो ये सेम ही आपको फेच करना है, यही सैलरीज डॉट CSV ही। अगर आप यही सेम फेच करते हो और आप इसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाना चाहते हो, तो आप ऐसे लगा सकते हो, जैसे NDF डेटा फ्रेम का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा आपने, फिर से आपने डेटा फ्रेम का नाम लिखा NDF, और आप इसमें से सिर्फ उनकी सैलरी देखना चाहते हो जो कि डेटा साइंटिस्ट है। तो आपने क्या लिखा, जॉब टाइटल डबल इक्वल टू, अब हम देख लेते हैं कि उसमें एग्जैक्टली डेटा साइंटिस्ट लिखा कैसे हुआ। डेटा साइंटिस्ट, S कैपिटल D कैपिटल, डेटा साइंटिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज,
और फिर टर्म ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर सिंगल कोट, सेव इट। ठीक है, आप इससे पहले कुछ और भी अगर मैसेज वगैरह प्रिंट करना चाहो तो आप प्रिंट कर सकते हो। डेटा साइंटिस्ट सैलरी, सब देखो ये सिर्फ डेटा साइंटिस्ट वाले शो हो रहे हैं। कितने हैं? 5 ही है मेरे पास डेटा साइंटिस्ट। तो एम आई इनका जॉब टाइप है। ठीक है, profession is data scientist and this is your salary. So I can see various data scientists I have and I can see their salaries over here. ऐसे अगर आपको वहां पे सिर्फ मैनेजर देखने होते तो आप यहाँ पर कंडीशन चेंज कर सकते हो। आप इसकी जगह डेटा साइंटिस्ट की जगह मैनेजर कर दो, तो वो सिर्फ मैनेजर्स को दिखाएगा। आपको मशीन लर्निंग साइट वो करने इंजीनियर्स को आप वो कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। आपको देखना है इसमें कि जिनकी सैलरी ही एनुअली 2 लाख से ज्यादा है सिर्फ उनको दिखाया तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी करके दिखाते हैं। 1 सेकंड, पहले इसको चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? कंडीशन। इसको हम पाइथन में क्या कहते हैं? बुलियन इंडेक्सिंग। ये जो ऊपर मैं लाइन प्रिंट कर रही हूँ ये तो अपने रेफरेंस के लिए, इसका कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रिंट नहीं होगी तो मतलब ये नहीं लिखेंगे तो प्रिंट ही नहीं होगा। सो यहाँ पर अब आपकी कंडीशन जॉब टाइटल पे नहीं है, अब आपकी कंडीशन सैलरी पे है। सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, सैलरी इज अ नंबर, सो वो बिना कोट्स के आएगा। 3 4 5 6, 6 आएंगे, 5 आएंगे, 2 लाख ना, 5 आएंगे। सेव, बहुत लोगों की है भाई। ठीक है, सो ये देखो सबसे पहले सिर्फ डेटा साइंटिस्ट है, फिर मैनेजर है, और ये वो सारे लोग जिनकी सैलरी 2 लाख से ज्यादा है यार। ठीक है, इफ यू वांट मी टू सेंड द कोड ये वाला तो मैं भेज देती हूँ ग्रुप पे आपके पास, ये वाला। ठीक है, पर डाउनलोड आप लोग करोगे और फिर आप उसके ऊपर काम करोगे। अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी यही सब बताया हुआ है आपका जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया। ठीक है, बट अभी इससे ये प्रैक्टिकल देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कराऊंगी तो आपको समझ आता जाएगा। जैसे देखोगे तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अभी। सो डोंट गो इन टू दिस मच। ठीक है, सो दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू डू इट। फाइन, तो थ्योरी पार्ट आप अपना यहाँ से खत्म कर सकते हो। हाँ, 2 बार एनडीएफ, एक तो डेटा फ्रेम से फेच कर रहे हैं इसलिए डेटा फ्रेम का नाम आया, और फिर दूसरी बार जब आप उसके कॉलम को यूज कर रहे हो तो वो कॉलम का नाम हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा तभी फेच कर सकते। मैं ये व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना देती हूँ एक अलग से। ठीक है, सो अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज दैट इज इट। इतना ही आपको प्रैक्टिस करके देखना है जो मैंने आज कराया।